बहुत समय पहले भारत के दक्षिणी हिस्से में बसा था एक शांतिपूर्ण और समृद्ध राज्य विजयगढ़। चारों ओर ऊंचे पर्वत, हरियाली से भरी खेत और कलकल बहती नदियां थी। ये किसी स्वप्नलोक की तरह था। यहाँ के लोग मेहनती, सच्चे और परस्पर प्रेम से रहने वाले थे। राज्य के राजा सुरेश वर्मा एक न्यायप्रिय, दूरदर्शी और प्रजा के प्रति बहुत दयालु शासक थे। उन्होंने 40 वर्षों तक राज्य को न केवल पहाड़ी आक्रमणों से सुरक्षित किया, बल्कि संस्कृति, शिक्षा और न्याय का भी भरपूर प्रसार किया। अब उनकी उम्र बढ़ चुकी थी, शरीर और दृष्टि भी कमजोर हो गई थी। सबसे बड़ा चिंता ये था कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। राजा सुरेश वर्मा के 3 पुत्र थे। विक्रम, सबसे बड़ा बेटा, बलिष्ठ, युद्ध में निपुण, परंतु क्रूर और गुस्सैल स्वभाव का। विद्युत, दूसरा बेटा, शास्त्रों का ज्ञानी लेकिन अहंकारी और लोभी। नरेंद्र, सबसे छोटा बेटा, शांत और भावुक, कला और संगीत का प्रेमी, लेकिन निर्णय लेने में कमजोर। राजा ने देखा कि तीनों बेटे में कोई ऐसा नहीं है जो धर्म, नीति और सेवा को प्राथमिकता देता है। वो नहीं चाहते थे कि उनके मृत्यु के बाद विजयगढ़ एक लालची और अन्यायी राजा के अधीन में चला जाए। इसीलिए उन्होंने निर्णय लिया कि अगला राजा राज्य की जनता में से चुना जाएगा। एक ऐसा व्यक्ति जो चरित्र, विवेक और त्याग से युक्त हो। उन्होंने एक घोषणा किया। जिस किसी में नीति, धैर्य और सत्य का बल होगा, वही अगला राजा चुना जाएगा। राजमहल का द्वार अब केवल राज परिवार के लिए नहीं, हर नागरिक के लिए खुला है। ये घोषणा सुनकर राज्य के कोने-कोने से युवा, किसान, सैनिक सभी राजा बनने की परीक्षा देने के लिए राजमहल आ रहे थे। शाम एक गरीब किसान हरिदत्त का बेटा था। उसका गांव बंजारापुर राज्य के सबसे पिछड़े हुए इलाकों में था। वहां ना तो अच्छी शिक्षा थी, ना ही चिकित्सा और ना ही न्याय। लेकिन शाम अलग सोच रखता था। वो अपने पिता से कहता था। पिताजी, हम गरीब जरूर है, लेकिन हम अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? हरिदत्त उसे सिखाते थे। बेटा, सबसे बड़ा धर्म है कर्म और सच्चाई। तू जो भी रास्ता चुने, हमेशा सच्चाई की साथ देना, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। शाम जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। वो मेहनती था, ईमानदार था और स्वाभिमानी भी। राजा की घोषणा सुन के शाम अपने पिताजी से कहा। पिताजी, मैं परीक्षा में हिस्सा लेना चाहता हूँ। मुझे सत्ता की भूख नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम जैसे लोगों की आवाज वहां तक पहुंचे, जहां फैसले होते हैं। हरिदत्त ने उसे आशीर्वाद दिया और शाम राजधानी की ओर चल पड़ा। काव्या एक शिक्षिका की पुत्री थी। उसकी माँ सौम्या देवी राजधानी की सबसे पुराना पाठशाला में पढ़ाती थी। उसकी माँ की जीवन सेवा और त्याग का प्रतीक था। काव्या बचपन से देख रही थी कि कैसे उसकी माँ गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाती है और उनको जीवन का आदर्श का ज्ञान देती है। काव्या कहती थी। माँ, अब तो खुद रानी से कम नहीं है। सौम्या मुस्कुराती थी और कहती थी। बेटी, जो शिक्षा से समाज की अंधकार दूर करता है, वही असली राजा होता है। काव्या की सोच आधुनिक थी और संस्कार प्राचीन। जब उसने राजा की घोषणा सुनी, तब वो भी तैयार हो गई। मैं जानती हूँ, मेरे सामने राजवंश की राजकुमार होंगे, योद्धा होंगे, लेकिन मैं भी जनता की बेटी हूँ। यदि न्याय की राह कठिन है, तो मैं भी उसी राह पे चलूंगी। रणवीर, वो राज्य का सेनापति भीम सिंह का बेटा था। वो तलवारबाजी, घोड़सवारी और युद्ध में निपुण था। परंतु एक युद्ध के दौरान रणवीर को एहसास हुआ कि असली वीरता केवल युद्ध जीतने में नहीं, अन्याय के खिलाफ खड़े होने में है। उसके मन में एक प्रश्न बार-बार उठता था। क्या शक्ति का प्रयोग हमेशा सही दिशा में होता है? राजा की घोषणा सुनने के बाद उसने तय किया कि वो अब तलवार से नहीं, बल्कि नीति और न्याय से लड़ेगा। राजा सुरेश वर्मा ने राज्य के हजारों युवाओं को एकत्रित होते देखा। राज्य में उत्सव का माहौल था, लेकिन वो उत्सव सत्ता का नहीं, नैतिकता का परीक्षा का था। राजा ने
सलाहकारों के साथ एक 3 चरणीय परीक्षा की योजना बनाई। पहला परीक्षा था सेवा की परीक्षा। राजा ने घोषणा की, राज्य के सबसे संकटग्रस्त, उपेक्षित और बिछड़े हुए गांव में तुम सबको 1 महीने के लिए भेजा जाएगा। वहां तुम्हें बिना कोई पहचान, बिना कोई पदवी के सामान्य नागरिक बन के सेवा करनी होगी। ये परीक्षा ये नहीं देखेगी कि तुम क्या कहते हो, बल्कि ये देखेगी कि तुम क्या करते हो। शाम को भेजा गया कुरमापुर गांव में, जहां हाल ही में बाढ़ आई थी और पूरा ग्राम जलथल बन चुका था। काव्या गई धूलिया ग्राम। वहां पे कोई शिक्षक नहीं था और बच्चे शिक्षा से वंचित थे। रणवीर गया रामपुर, जहां पे डाकुओं का आतंक था और गांव वाले सुरक्षा की सारी उम्मीदें खो चुके थे। कुरमापुर में स्थिति भयावह थी। चारों ओर कीचड़, टूटी झोपड़ियां, बीमार पशु और दुखी लोग। कोई भी वहां रहना नहीं चाहता था। आरब ने एक पल को भी हिचकिचाया नहीं। वो सबसे पहले वृद्ध और बच्चों की सेवा में जुट गया। उसने गांव के युवाओं को एकत्रित किया और कहा, अगर हम एकजुट हो जाए तो इस बर्बादी को फिर से समृद्धि में बदल सकते हैं। कई लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन धीरे धीरे उसकी काम को देख के उसके साथ जुट गए। गांव में नया कुआं खुदवाया गया, घरों की मरम्मत किया। गांव में पहली बार एक स्वास्थ्य शिविर खोला गया। सामने किसी को बताया नहीं कि वो किस उद्देश्य से आया है। वो एक साधारण नागरिक बन के गाँव वालों का सेवा करता रहा। धुलिया ग्राम में बच्चे शिक्षा को भूल चुके थे। गांव के बड़े मानते थे कि शिक्षा केवल धनी लोगों के लिए है। काव्या ने एक पुराने मंदिर को साफ करवा के वहां पे एक स्थायी पाठशाला बनवाई। वहां पे कुछ बच्चे आए। उसने खेल, कहानी और गीतों के माध्यम से उनको सिखाना शुरू किया। गणित को गिनती से नहीं, खेतों से जोड़ो। भाषा को किताबों से नहीं, जीवन से जोड़ो। यही उसकी सोच थी। बच्चे उसे दीदी कह के बुलाने लगी। फिर एक दिन एक गांव के स्त्री आई। उन्होंने कहा, बहन, क्या तुम मुझे भी सिखाओगी पढ़ना? मुझे तो अपना नाम लिखना भी नहीं आता है। 1 महीने में काव्या ने बच्चों और महिलाओं में शिक्षा की बीज बो दिया। रामपुर में डाकू आते, लूटते और चले जाते थे। गांव वाले भी चुपचाप सह लेते। रणवीर ने लड़कों से कहा, अगर हम डरेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ियां क्या सीखेगी? परंतु लोग डर चुके थे। रणवीर ने अकेले ही जंगल के सीमा पर निगरानी शुरू की। एक रात जब डाकू आए तो उसने छुप के सब कुछ देखा और उनका गतिविधियों का नक्शा बनाया। फिर एक दिन उसने गांव वालों को एकत्रित किया और बिना हथियार, केवल चतुराई से एक योजना बनाई। जब अगली बार डाकू आए, गांव वाले तैयार थे। उन्होंने धुआं, जाल और पत्थर से डाकुओं को घेर लिया। डाकू भाग निकले। रणवीर ने ना तलवार चलाई, ना हिंसा की, केवल चतुराई और साहस से गांव वालों की रक्षा की। 1 महीना बीत गया। राजधानी में फिर से सभी प्रतियोगी लौटने लगे। कुछ ने खूब बढ़ा चढ़ाकर अपनी कहानी के बारे में बताया, पर शाम, काव्या और रणवीर शांत थे। उन्होंने कुछ भी विशेष नहीं कहा। राजा के दूतों ने गांव में जाके उनकी असली सेवा को स्वयं देखे। मंत्री ने कहा, महाराज, कई युवाओं ने प्रयास किया, लेकिन इन तीनों के काम में जो निस्वार्थ था और समर्पण है, वो अद्वितीय है। सेवा करना आसान है जब तुम्हें कोई पहचाने ना, लेकिन जब सबकी नजर तुम्हारे ऊपर हो और तुम्हें लोभ और भ्रम का सामना करना पड़े, फिर भी अगर तुम अपनी मूल्य नहीं छोड़े, तो वही तुम्हारा असली चरित्र है। शाम, कविया और आरब को अलग अलग स्थानों में भेजा गया, जहां उन्हें अपना सिद्धांत और धैर्य का सबसे कठिन परीक्षा देनी थी। राजा ने शाम को राजकोष विभाग में सहायक के पद पे नियुक्त किया। वहां का प्रमुख अधिकारी था महामंत्री सोमदेव, जो भ्रष्ट और चालाक था। शाम को वहां पे काम करते हुए कुछ ही समय हुआ, तभी उसने देखा कि रोज सैकड़ों स्वर्ण मुद्राओं का हिसाब किताबों में नहीं लिखा जाता है। उसने सोमदेव से पूछा। मंत्री जी, ये स्वर्ण मुद्राएं कहाँ जाती है? सोमदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ये तो परंपरा है। ऊपर बैठे लोग सब जानते हैं। तुम अभी नए हो, तुम इसमें ध्यान मत दो। फिर एक दिन सोमदेव ने स्वर्ण मुद्राओं से भरी एक थाली शाम को दिया और कहा, ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। उस रात शाम सोच में पड़ गया, ये इनाम था या रिश्वत। फिर अगली सुबह
वो थाली और मुद्रा लेके राजा के पास पहुंचा और सब कुछ बता दिया। राजा ने कहा, क्या तुम जानते हो ये स्वीकार कर लेना कितना आसान होता और सच बोलना कितना मुश्किल? साम ने उत्तर दिया, महाराज, अगर एक किसान का बेटा भी सच से डरने लगा तो देश कैसे बचेगा? राजा ने बिना कोई उत्तर दिए मुस्कुरा के उसे विदा किया। काव्या को एक महल में भेजा गया था, जहां उसे एक गुप्त पुस्तकालय की देखभाल करनी थी। वहां एक रहस्यमय किताब थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि जो भी उसे पढ़ लेगा, उसे भविष्य दिखने लगेगा। जब काव्या को पुस्तक दिखी, उसकी आंखें चमक उठी और साथ में एक पत्र मिला, जिसमें लिखा था कि ये ज्ञान तुम्हें महान बना देगी, पर ये तुम्हारी निर्णय शक्ति को भ्रम में डाल सकता है। काव्या ने सोचा, क्या मैं वो बन जाऊंगी जो भविष्य देख के पहले से ही सब कुछ तय कर लेता है? फिर उसने किताब को खोला, लेकिन पहला पेज पढ़ते ही उसने किताब को फिर से बंद कर दिया। उसने सोचा, ज्ञान तब तक पवित्र है जब तक उसमें विनम्रता हो, वरना वो अहंकार बन जाती है। मैं अपनी यात्रा भविष्य के डर से नहीं, बल्कि आज के कर्म से तय करूंगी। जब राजा को ये बात पता चला, उन्होंने कहा, जिसने स्वयं पर विजय पा ली हो, उसको भविष्य की चिंता नहीं करना चाहिए। रणवीर को भेजा गया था राज्य के एक छोटे से द्वीप में। वहां उसे एक सामान्य सैनिक बन के रहना था। उसके अधीनस्थ सहकारी थे हरिराम, जो रणवीर से ईर्ष्या रखते थे और उसे नीचा दिखाना चाहते थे। हरिराम ने रणवीर को अस्वाभाविक कार्य सौंपे, रात भर चौकीदारी करना, गंदे शौचालय परिष्कार करना और खुलेआम तिरस्कार। रणवीर चुपचाप सब कुछ सहता रहा, लेकिन एक दिन हरिराम ने दरबार में झूठ फैलाया कि रणवीर कायर है और सैनिकों को भटकाने की कोशिश करता है। कुछ सैनिकों ने कहा, तुम ये अपमान क्यों सहते हो? कुछ जवाब क्यों नहीं देते हो? रणवीर ने बस इतना कहा कि अगर मैं सच्चा हूँ तो मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। एक दिन अपने आप वो सबको पता चल जाएगा, और अगर मैं झूठा हूँ तो लाख बोलने पर भी मैं सच्चा नहीं बन पाऊंगा। कुछ दिन बाद हरिराम का षड्यंत्र सबके सामने आ गया। राजा को पता चला कि रणबीर ने कितनी शांति और संयम के साथ काम किया। इतनी अपमान होने के बाद भी उसने किसी को कभी कुछ नहीं बताया। तीनों सफल हुए। राजा के सभा में तीनों को बुलाया गया। राज्य भर के लोग एकत्रित हुए। कुछ लोग सोच रहे थे कि राजा अब उन्हें उत्तराधिकारी घोषित कर देगा, पर राजा ने कहा, अभी अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा बाकी है, सत्य और निर्णय की परीक्षा। इसमें तुम्हें केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि दूसरों के भविष्य के लिए भी सही निर्णय लेना होगा। राजा सुरेश वर्मा ने तीनों को बुलाकर कहा, अब तुम्हारे सामने ऐसे निर्णय आएंगे जहाँ ना कोई सही होगा ना कोई गलत। तुम्हें सही गलत का पहचान करना होगा, आत्मा की सच्चाई और हृदय की गहराई से। शाम को भेजा गया एक छोटे से न्यायालय में, जहां एक लड़के पे चोरी का इल्जाम था। लड़के ने महाजन की दुकान से चुपके से 2 मुट्ठी चावल चुराए थे। सबूत पक्के थे। कानून कहता था कि 3 महीने की जेल। लेकिन जब आरब ने लड़के से अकेले में बात किया तो वो रो पड़ा। लड़के ने कहा, मेरी माँ बीमार है और हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए मजबूरी में मैंने चोरी किया। अब शाम के पास 2 रास्ते थे, कानून के आधार पर सजा देना या फिर मानवता के आधार पर माफ कर देना। महाजन गरजते हुए कहा, अगर तुम उसे माफ करोगे तो बाकी लोग भी चोरी करेंगे। अरब ने अपनी निर्णय सुनाई। इस लड़के को सजा मिलेगी, लेकिन जेल नहीं। उसे और उसकी माँ को भरपेट खाना मिलेगा और गांव में एक भोजनालय खोला जाएगा जो गरीब लोगों को फ्री में खाना खिलाएगा। पूरा न्यायालय स्तब्ध था। राजा को जब ये खबर मिला, उन्होंने कहा, जिसने कानून की आत्मा को समझा वही सच्चा न्यायकर्ता कहलाता है। अब काव्या की परीक्षा की बारी थी। काव्या को नियुक्त किया गया एक पहाड़ी गांव में, जहां एक प्रस्ताव आया था। एक विदेशी पावर प्लांट कंपनी गांव में एक प्रोजेक्ट बनाना चाहती थी। बदले में गांव को मिलता बिजली, सड़क, स्कूल। गांव वाले उत्साहित थे, लेकिन काव्या ने बताया, प्रोजेक्ट बनने के बाद पूरा गांव दूषण के चपेट में आ सकता है। पहले तो सब कुछ सही रहेगा, लेकिन धीरे धीरे पावर प्लांट की दूषित पदार्थ पूरी गांव को बर्बाद कर देगा। गांव वालों ने कहा। ये सब अफवाह है, हम सब तो तरक्की चाहते हैं। कंपनी ने काव्या को लाखों की रिश्वत और एक सरकारी पद तक ऑफर कर दिया। काव्या ने गांव में एक सभा बुलाई और सबके सामने पूरी रिपोर्ट रखी। कुछ गांव वालों ने बोला, तुम हमें रोक क्यों रही हो? हमें गरीबी से बाहर निकलना है। काव्या ने सिर्फ इतना बताया,
अगर रास्ता विकास का हो तो वो स्थायी और सुरक्षित होना चाहिए, वरना वो छलावा है। जब ये सूचना राजा को मिला तब वो बोले, सच कहना आसान है जब सब तुम्हारे सच सुनना चाहते हो, लेकिन जब सब आंख बंद कर ले तब भी तुम अगर सच बोलते रहे तब वो तुम्हारी असली साहस की परिचय है। अब थी रणवीर की परीक्षा की बारी। रणवीर को सौंपा गया था एक खुफिया गुप्तचर मिशन। राज्य के भीतर कोई व्यक्ति दुश्मन देश को गुप्त जानकारियां भेज रहा था। कई दिनों के जांच के बाद रणवीर को यह बात पता चली कि वो व्यक्ति उसका ही मित्र अभिराम था। रणवीर दुविधा में था, क्या वो अपनी मित्रता निभाए या फिर राज्य के प्रति निष्ठा। रणवीर ने गहराई से सबूतों की जांच की और पाया कि अभिराम मजबूरी में दुश्मन देश की मदद कर रहा था, क्योंकि उसकी बेटी दुश्मन देश में बंधक थी। रणवीर ने बिना देर किए राजा को सूचना दी और साथ में ये भी बताया, मैं स्वयं जाके उसकी बेटी को बचा के लाऊंगा, कृपया उसे क्षमा कर दीजिए, लेकिन उसको सुरक्षा से हटा दीजिए। रणवीर एक गुप्त मिशन पे जाके उसकी बेटी को बचा के लाया। उसके बाद अभिराम ने भी क्षमा मांग ली और पश्चाताप करते हुए स्वयं ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया। राजा बोले, जो संबंधों को न्याय के विरुद्ध नहीं जाने देता और फिर भी दया और सेवा का रास्ता खोजता है, वही सच्चा वीर है। तीनों की परीक्षाएं खत्म हुई। उसके बाद राजा ने एक घोषणा की, सिंहासन किसी एक को नहीं मिलेगा। आज से हमारा राज्य 3 स्तंभ पे चलेगा, सेवा, शिक्षा और नीति। ये कोई राजतंत्र नहीं, ये जनतंत्र का बीज है। राजा ने पहली बार देखा कि नेता कोई शाही नहीं बल्कि संवेदनशील और सजग नागरिक हो सकता है। तीनों अधिकारियों के नेतृत्व से राज्य के लोग अब बहुत ज्यादा खुश थे, जिनमें शांति और समृद्धि बढ़ रहा था और भ्रष्टाचार कम हो रहा था। मूल शिक्षा, सच्ची नेतृत्व की क्षमता अधिकार में नहीं, निर्णय में होती है। सही और गलत के बीच नहीं, दो सही विकल्पों के बीच चुनावी असली परीक्षा होती है। एक अच्छा शासक वो है जो कानून, करुणा और विवेक को एक साथ रख सके। अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो की कमेंट में जरूर बताना कि स्टोरी कैसा लगा।